जय माता दी दोस्तों, मैं पुष्पन चौहान तपोभूमि क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं यहाँ पर एमपीएसआई और जेल के लिए आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें आपको ये सब्जेक्ट यानी कि हिंदी कवर कराने के लिए मैं आ चुका हूं। आज से हमारी नई क्लास प्रारंभ है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से प्रश्नोत्तर जो कि परीक्षा उपयोगी है और विषय से संबंधित रहेंगे, एक्यूरेसी बहुत ही जबरदस्त रहेगी। तो आप लोग तैयारी के लिए जुट जाएं, क्योंकि जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा जो कि 2020 का जो आगाज है वो प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों ये जो सब इंस्पेक्टर परीक्षा आपको दिख रही है ये आगामी है और इस आगामी परीक्षा के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है ना दोस्तों? तो आगे बढ़ते हैं हम अपनी आज की पहली प्रश्नावली के साथ। आशा करते हैं कि आपको जबरदस्त तरीके से समझ में आएगा और मैं भी इन प्रश्नों को समझाने का पुरजोर प्रयास करूंगा। ठीक है ना? चलिए, आज का पहला प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और पहला प्रश्न है हमारा कि संज्ञा के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों पहले तो हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि ये संज्ञा क्या होती है। ठीक है, ये संज्ञा के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। तो संज्ञा क्या है कि संज्ञा का जो अर्थ होता है मैं आपको बता दूं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम, समझ रहे हो? और इस नाम के साथ पेन थोड़ा सा थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा है। तो हाँ, तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम। इस नाम के साथ यानी किसी भी प्रकार का नाम हमें संज्ञा का बोध कराता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है कि मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संज्ञा के लिए अगर इस प्रकार से प्रश्न आता है कि मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो आंसर होगा हमारा 3। ठीक है, जिनमें आता है जातिवाचक, यानी कि ऐसा नाम जो संपूर्ण जाति का बोध कराता है उसे हम कहते हैं जातिवाचक। इसके बाद आता है अपना व्यक्तिवाचक, यानी कि किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति विशेष के बारे में जब बात की जाती है तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आता है दोस्तों तीसरा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये 3 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। लेकिन जब भी वाक्य प्रश्न में ये पॉइंट लिखकर नहीं आता है मुख्यतः, तब यहां पर हमारे आंसर हो जाते हैं 5, जो कि जातिवाचक से 2 संज्ञाओं का जन्म और होता है, और वो है आपकी द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक। और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, यानी कि ऐसे नाम जो समूह का बोध कराते हैं वो समूहवाचक के अंतर्गत आते हैं। द्रव्य यानी कि मापतौल संबंधी बोध कराते हैं तो वो द्रव्य या पदार्थवाचक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना? तो ये पहला प्रश्न हो गया। इसके अलावा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न आता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। काफी परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग ऑप्शन देखने के चक्कर में इसको गलत कर जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रश्न है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि वर्ण होते हैं 2 प्रकार के। वर्ण या ध्वनि जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये होती है 2 प्रकार की। और ये दोनों प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों ही किसके प्रकार हैं? ये वर्ण के प्रकार हैं। इसके अलावा आगे भी आने वाले प्रश्नों में हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगला प्रश्न हमारा जो है वो है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। देखिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आपको बता दूं कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि भाववाचक संज्ञा होती क्या है। संज्ञा का अर्थ मैं पहले ही बता चुका हूं, यानी कि ऐसे नाम, कैसे नाम, ऐसे नाम या कहें ऐसे शब्द, ऐसे नाम जो क्या करते हैं, गुणधर्म, भाव, दशा, ठीक है, गुणधर्म आदि का बोध कराते हैं, आदि का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो दौड़,
और इनका जो निर्माण होता है, इनका निर्माण प्रत्ययों और सिर्फ प्रत्ययों से होता है। देखिए जैसे कि ता है, ठीक है, पन है, पा है, ठीक है, ई है, ठीक, आस है। इस प्रकार के प्रत्यय जब जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाती है? आव है, आहट है, आव, आहट, आवट। इस तरीके के जो प्रत्यय जुड़ते हैं इससे निर्माण होता है भाववाचक संज्ञा का। जैसे कि दौड़ना क्रिया है, इसके अलावा छोटा आ प्रत्यय भी जुड़ता है, ठीक है। तो दौड़ना क्रिया है, अगर दौड़ना क्रिया है, जैसे कहें कि वह दौड़ रहा है, तो इसमें दौड़ना क्या है? क्रिया है। लेकिन अगर कहा जाए कि दौड़ हो रही है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल में अपने जो भी कपड़े पहनते हैं, इस प्रकार से जब हम रोड पर चलेंगे, सड़क पर चलेंगे, तो कहेंगे लोग, वह क्या कहते हैं कि वो टहल रहे हैं। लेकिन अगर हम अपनी एक किट लगा के आ जाएंगे, जूते पहनकर, हाफ पैंट वगैरह पहनकर, टी शर्ट पहनकर, तो लोग क्या सोचते हैं कि दौड़ होने वाली है। क्या है? कि शायद दौड़ होने वाली, वो महसूस करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं महसूस, ऐसे नाम जिन्हें हम महसूस कर सके, ठीक है। तो दौड़ यहां पर भाववाचक संज्ञा है। विशेषता, देखिए विशेष एक अव्यय शब्द है, लेकिन ता जुड़ गया तो ये एक भाववाचक संज्ञा होगी। बहना, बहना की अगर हम बात करें, बहना एक क्रिया है, जैसे पानी बह रहा है, लेकिन जब बहना क्रिया में हम आव प्रत्यय जोड़ देते हैं, ये वाला जो प्रत्यय है, आव प्रत्यय जब भी जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बहाव हो जाएगा। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे किसी नदी को देखकर हम कहते हैं कि पानी बह रहा है, लेकिन अगर हम उसी नदी में बीचों बीच में खड़े होकर, बीचों बीच में खड़े होकर हम कहें कि मेरे तो यार पैर उखड़ रहे हैं, यानी कि इसका क्या है कि बहाव बहुत तेज है। महसूस करते हैं कि पानी का बहाव बहुत तेज है, और इसलिए हम क्या हो रहे हैं? उसके साथ बह रहे हैं। तो बहाव भी क्या है? यानी कि ये भी महसूस किया गया, ये भी महसूस किया गया, और ये भी महसूस किया गया। तो हम कह सकते हैं कि ये सब क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो हमारा आंसर क्या होगा? कोई नहीं। यानी कि निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा नहीं है। नहीं है का प्रश्न पूछा गया है कि इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा नहीं, तो सभी इसमें भाववाचक संज्ञा है। यानी कि हम आंसर लगा सकते हैं कोई नहीं। इसमें एक भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जो भाववाचक संज्ञा ना हो, यानी कि कोई नहीं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम अगला प्रश्न देखते हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं। आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन लेकिन अब हम इसकी व्याख्या पर जाते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि शब्द के भेद, तो शब्द के भेदों के आधार जो हैं वो चार आधार है, ठीक है ना। कितने आधार है? चार आधार है। और इन चारों आधारों को मैं यहाँ पर व्याख्या देने का प्रयास करूंगा। पहला आधार है प्रयोग का आधार, ठीक है, यह है प्रयोग का आधार। दूसरा है उत्पत्ति, उत्पत्ति कहें या हम कहें स्रोत, या कहें इतिहास, या कहें व्याकरण, है ना, इन सभी के आधार पर। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जहां से भी, जैसे अगर हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो हिंदी की उत्पत्ति कहां से हुई? संस्कृत से हुई। यानी कि वही हमारी उत्पत्ति है, वही वहां से ही स्रोत है हिंदी का, और वहीं से इतिहास बनता है। तो उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर। तीसरा आता है रचना, बनावट या व्युत्पत्ति का आधार, जो सामने दिख रहा है आपको, रचना, बनावट, या कहें व्युत्पत्ति। समझ रहे हो? व्युत्पत्ति जो कि प्रश्न में पूछा गया है, व्युत्पत्ति का आधार। और चौथा आता है अर्थ का आधार। तो मोटा माटी में आपको यहाँ पर इन आधारों पर इनके शब्द के भेद बताना चाहूंगा। प्रयोग के आधार पर दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी, जिनको हम अव्यय भी कहते हैं, ठीक। इसके अलावा आता है उत्पत्ति। तो दोस्तों उत्पत्ति हुई हमारी संस्कृत से, तो संस्कृत से जो शब्द आए उन्हें हमने कहा क्या? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। विदेशज और संकर, तो ये पांच भेद होते हैं, ठीक है। ये वो वाला संकर नहीं है, शंभु वाला, है ना, ये मिश्रित वाला है संकर, यानी कि मिश्रित, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आता है रचना या बनावट का आधार, ठीक है। तो रचना या बनावट के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने भेद होते हैं इनके? तीन भेद होते हैं। तीन में आता है आपका रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है।
ये सब आते हैं आपके सामने। तो ये रचना या बनावट के आधार पर 3, उत्पत्ति स्रोत और इतिहास के आधार पर 5 और प्रयोग के आधार पर 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 हो जाएगा। ठीक, अर्थ के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। ठीक है, और इस प्रश्न को भी ये दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि सार्थकता के आधार पर शब्द के कितने प्रकार हैं। तो मैं आपको बता दूं, सार्थकता के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। ठीक है, इसके अलावा आता है हमारा अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या कहता है इसको भी हम देखेंगे कि किस शब्द में 2 या 2 से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें 2 या 2 से अधिक उपसर्गों का प्रयोग। ठीक है, तो यहां पर मैं देखता हूं कि पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है सच्चरित्रता, यानी कि इसमें एक उपसर्ग जुड़ा है सत, फिर है मूल शब्द चरित्र, और इसमें एक जुड़ा है प्रत्यय। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया गलत। ठीक है, अप्रत्यक्ष, तो यहां पर मैं देखता हूं कि आ प्लस प्रति और प्लस अक्ष। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर 2 उपसर्ग हैं, हमें यहीं पर आंसर मिल गया कि यहां पर कितने उपसर्ग है? 2। आहार में एक ही उपसर्ग है आ बस, और मूल शब्द क्या है? हार। ठीक है, इस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं आपको, अगर किसी भी प्रकार से चाहे संधि आप कर रहे हो चाहे समास कर रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो अक्ष लिखा हुआ है इसका अर्थ धुरी नहीं होगा, इसका अर्थ आंख से जुड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि मैंने देखा था एक उदाहरण था और अच्छा प्रश्न था कि कमलाक्ष, ये पूछा गया था कि कमलाक्ष में कौन सा समास है। ठीक है ना, तो यहां पर बहुत सारे लोगों ने बहुव्रीहि लगाया था, बहुव्रीहि। ठीक है ना, वर्तनी भी आपको देखना है, समझ रहे हो, वर्तनी बहुत लोग गलत करते हैं आप। ठीक, बहुव्रीहि, लेकिन यहां पर आंसर था कर्मधारय। कौन सा आंसर था? कर्मधारय, क्योंकि कमल के जैसी आंखें किसी की नहीं है। और अगर अक्ष आप धुरी लगाते हो तो यहाँ पर लक्ष्मी जी भी उस कमल पर विराजमान होती हैं, ब्रह्मा जी भी होते हैं, तो यहाँ पर बहुब्री नहीं होगा। कमल जैसे यानी कि नेत्र हैं जिसके, ठीक है, उसको हम कहते हैं कमलाक्ष यानी कि कर्मधारय समास। ठीक है, वहां पर बहुब्री बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, तो हमारा आंसर हो गया अप्रत्यक्ष। ठीक, इसके अलावा अगला प्रश्न है दुर्व्यवहार, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है और इसमें बहुत सारे लोगों ने गलतियां की कि दुर्व्यवहार शब्द में कौन उपसर्ग है? दु है, दुर है या दुस है। और चौथा ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, चौथा ऑप्शन क्या है कि उपयुक्त में से कोई एक। तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई एक। समझ रहे हो, ये तीनों एक ही है, ये एक समान है, इन सभी का एक समान होता है। लेकिन जब भी इस प्रकार का प्रश्न आता है, जैसे अगर हम बात करें किसकी? दुर्व्यवहार की, तो दुर्व्यवहार में आप समझ सकते हो, अगर इनको ये इन तीनों में से कोई एक आंसर देना होता तो ये इनकी वर्तनी को अशुद्ध कर देते, या तो इस सा में से ये अलंत हटा देते, इस रा में से ये अलंत हटा देते, तो आंसर हो जाता दु। ठीक है, अगर उनको ये आंसर देना होगा तो इसका भी विसर्ग हटा देंगे, रा को ज्यों का त्यों लिख देंगे अलंत लगा के, और इसमें से भी अलंत हटा देंगे, तो हो जाएगा दुर आंसर। लेकिन अगर इसमें से भी विसर्ग हटा दें, इसमें से अलंत हटा दें, तो आंसर हो जाएगा दुस। आप जब भी संधि पढ़ेंगे और तो उन संधियों में आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा किस प्रकार से लग रहा था। ठीक है ना, ये आया हुआ प्रश्न है और दुर्व्यवहार शब्द के बारे में पूछा गया है, तो इनमें से हमारा आंसर होगा उपयुक्त में से कोई एक, क्योंकि तीनों का अर्थ एक ही है। समझ रहे हो, और तीनों की जो स्थिति होती है, जैसे कि हम बात करें उपसर्ग की, तो उपसर्ग की जो परिभाषा है कि वे शब्दांश, समझ रहे हो क्या है? शब्दांश होते हैं उपसर्ग, वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो उपसर्गों में 3 कोटियां होती हैं, इनकी कोटियां हैं 3, एक तो संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, ठीक है, और अरबी फारसी के उपसर्ग, अरबी फारसी के उपसर्ग। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की कोटियां हैं इनकी, जिनमें संस्कृत के उपसर्गों में से ये प्रश्न है। तो ये तीनों जो हैं आप जब भी पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग, तो दुह और दुर और दुस, समझ रहे हो, इन तीनों का एक साथ ही आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तीनों एक ही है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न था दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा।
भूखे को भोजन दो वाक्य में कौन सा कारक है? ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस प्रश्न में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और अपादान कारक हैं। तो हमें नॉर्मली में समझ में आ जाता है कि कर्ता ने कर्म को की विभक्ति देखते हैं, लेकिन आपको परिभाषा सही तौर से नहीं पता है। जब भी ये बात लेने या देने की बात आती है, भूखे को भोजन दो यानी कि देना क्रिया यहाँ पर है, तो देना, लेना या देने वाली जब भी बात आती है तो वहां पर कौन सा कारक होता है? संप्रदान कारक होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए कि प्यासे को पानी पिला दो, भूखे को भोजन दो, क्योंकि संप्रदान कारक जो है इसकी विभक्ति भी क्या है? को कौमा के लिए है, समझ रहे हो। अब को किस लिए? को किस लिए? को इसलिए क्योंकि जब भी लेने देने की बात आती है, अगर सीधा सीधा कहा जाए कि राधा श्याम के लिए गाड़ी लाई, समझ रहे हो, गाड़ी लाई यानी के लिए जुड़ गया तो संप्रदान वैसे ही हो गया, समझ में आ गया। लेकिन जब भी को आता है तो हम समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? ठीक है, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो आप देख सकते हैं औद्योगिक, प्रामाणिक, नैतिक और आलंकारिक। तो आप लोग भी अपना ट्राई कर सकते हैं कि वर्तनी आप कैसे पढ़ते हो, ठीक है। तो बस इतना सा ही समय है, लेकिन हम आपको सीधा सीधा ले चलते हैं कि इसमें जो वर्तनी अशुद्ध लिखी है वो प्रामाणिक की लिखी है, ठीक है ना। यही हमारा आंसर हो जाएगा, अशुद्ध वर्तनी यही है, ठीक। तो मैं आपको एक बार और बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि इन सभी शब्दों में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? एक प्रत्यय जुड़ा है। कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय। लेकिन एक प्रत्यय जो है वो क्या करता है? जब भी एक प्रत्यय जुड़ता है तो ये शब्द के प्रारंभिक स्वर में परिवर्तन करता है। शब्द के प्रारंभिक स्वर में, प्रारंभिक स्वर में क्या करता है? परिवर्तन करता है, परिवर्तन करता है, ठीक है। अब किस प्रकार परिवर्तन करता है तो आप देख सकते हैं, परिवर्तन होता है इस प्रकार, अगर छोटा आ है तो बड़े आम बदल जाता है, छोटी ई बड़ी ई और ए एड़ी है तो ये आय में बदल जाती है, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ओ ओखली वाला है तो ये आओ में बदल जाता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखा है उद्योग, ठीक है। तो उद्योग में आप देख सकते हैं एक प्रत्यय जुड़ा तो छोटा ऊ किस में बदल गया? आप देख सकते हैं छोटा ऊ किस में बदल गया? आओ में। औद्योगिक, छोटा ऊ बदला है केवल, क्या जो बदला है? छोटा ऊ, और हो गया औद्योगिक, और बाकी का ज्यों का त्यों है, ठीक। इसके अलावा आप देख सकते हो मूल शब्द क्या है इसका? प्रमाण। क्या है? प्रमाण। तो प्रमाण, और इसमें एक जुड़ जाएगा तो प्र छोटा है तो यहां क्या हो जाएगा? प्रामाणिक। ये बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है, ठीक। आप देख सकते हैं नीति, मूल शब्द क्या है? नीति। तो बड़ी ई क्या है? तो बड़ी ई किस में बदलती है? देखिए आय में बदलती है, तो क्या बन गया? आप देख सकते हैं यहाँ क्या बन गया? नैतिक, समझ रहे हो। इसके अलावा अलंकार, अलंकार में भी क्या हुआ? देखिए छोटा आ था वो किस में बदल गया? बड़े में, और हो गया क्या? अलंकारिक, ठीक। चलिए बढ़ते हैं हम आगे अगले प्रश्न तक, और आशा करता हूं कि आपको सही से समझ में आ रहा होगा, हो सकता है स्पीड थोड़ी सी तेज हो, ठीक है ना। देखिए अविराम शब्द का अर्थ होता है निरंतर, तब अविराम का अर्थ होगा। देखिए शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि अगर आप एमपीएसआई भी दे रहे हो 70 नंबर का जो एग्जाम होता है तो उसमें भी कम से कम 25 से 26 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि शब्दों पर निर्भर होंगे, ठीक है ना। तो अविराम, अ माने नहीं, विराम यानी कि क्या? ठहराव। तो अविराम का अर्थ है निरंतर, सही है। तब अभिराम का अर्थ क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर, ठीक है ना। अविराम का अर्थ क्या होता है? सुंदर होता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न क्या कहता है ये भी देखते हैं कि संश्लिष्ट विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, संश्लिष्ट विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो विभक्ति क्या होती है? विभक्ति होती है क्योंकि कोई भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द, संज्ञा या सर्वनाम शब्द क्या होता है? क्रिया के साथ संबंध स्थापित करता है। किसके साथ? क्रिया के साथ। जब ये क्या करता है? संबंध स्थापित करता है, तो इस संबंध के कारण ही क्या, इसको क्या कहा जाता है?
इसको कारक कहा जाने लगता है। क्या कहा जाने लगता है दोस्तों? कारक। यानी कि वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो क्रिया के साथ संबंध जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। और कारक की पहचान कैसे होगी? तो कारक की पहचान के लिए जो प्रत्यय चिन्ह लगे रहते हैं, कौन से चिन्ह? प्रत्यय चिन्ह। तो प्रत्यय चिन्हों को हम कहते हैं विभक्ति, उनसे होती है पहचान। समझ रहे हो? जैसे भूखे को भोजन दो, तो भूखे के पीछे क्या जुड़ा है? को जुड़ा था अभी पिछले प्रश्न में। तो को से हमें पहचान हो गई कि ये कर्म कारक भी हो सकता है या संप्रदान कारक भी हो सकता है। लेकिन जब वहां देने लेने की बात थी तो इसलिए हमने उसका आंसर लगा दिया क्या? संप्रदान कारक। ठीक है। तो संश्लिष्ट विभक्ति। अब विभक्ति होती है दो प्रकार की, एक होती है संश्लिष्ट और एक होती है विश्लिष्ट। कैसी कैसी? एक होती है संश्लिष्ट और एक होती है विश्लिष्ट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर संश्लिष्ट विभक्ति ये जो है ये सिर्फ किसके साथ जुड़ती है? ये सिर्फ सर्वनाम के साथ जुड़ती है। ये यहां पर पॉइंट ऑफ व्यू जी किसके साथ जुड़ती है? सर्वनाम के साथ जुड़ने वाली होती है, उसे हम कहते हैं संश्लिष्ट विभक्ति। जो सर्वनाम के साथ जुड़ती है उसे हम कहते हैं संश्लिष्ट विभक्ति। ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी? विश्लिष्ट विभक्ति की, तो विश्लिष्ट विभक्ति क्या होती है? विश्लिष्ट विभक्ति होती है जो किसके साथ? जो संज्ञा के साथ जुड़ती है उसे हम कहते हैं विश्लिष्ट विभक्ति। ठीक। और जो सर्वनाम के साथ जुड़ती है उसे हम कहते हैं संश्लिष्ट विभक्ति। सर ठीक है ना? तो ये है संज्ञा के साथ यानी कि विश्लिष्ट, और सर्वनाम के साथ जो जुड़ती है उसे हम कहते हैं संश्लिष्ट। सर एक मिनट। ठीक है, यहाँ पर पेन बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है पेन, देखते हैं क्या हो गया। ठीक है, ओके ओके, यहाँ पर ये चलिए ठीक है। तो मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न यहाँ पर हमारा चल रहा है। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा था यहाँ कि ये जो क्या है विभक्ति की बात चल रही थी। तो जो दो प्रकार की होती हैं विभक्तियां, जिनमें एक होती है संश्लिष्ट जिसमें जिससे आपको प्रश्न पूछा गया है। इसके अलावा आती है दूसरी होती है विश्लिष्ट। ठीक है, क्या होती है? विश्लिष्ट। तो मैं आपको बताना चाहूंगा श्लिष्ट का अर्थ होता है चिपका हुआ, संश्लिष्ट का अर्थ है स के साथ यानी कि सर्वनाम के साथ। अब सर्वनाम के साथ चिपकती कैसे है वो भी मैं आपको बता दूंगा। जैसे लिखा हुआ है ने, ठीक है, ये आपने विभक्ति पता है, ने है, को है ना, या के द्वारा है, ये सभी आपको विभक्तियां पता है। लेकिन जैसे एक शब्द आया सर्वनाम शब्द आप, तो आप अब हम आपके साथ ने अलग नहीं लिख सकते। समझ रहे हो? क्या नहीं कर सकते? आपके साथ हम ने को अलग नहीं लिख सकते बिल्कुल भी। ठीक, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये गलत हो जाएगा। ठीक, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? आपके साथ हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? आप ने जोड़कर लिख सकते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये चिपक रही है यानी संश्लिष्ट है। जैसे कहें कि आपका पत्र मिला, समझ रहे हो? ये लिखा है, तो यहाँ पर का हमें क्या करना पड़ा? जोड़ना पड़ा। संबंध कारक है, काकी के रारी रे नानी ने, तो ये का जो है संबंध कारक की विभक्ति थी वो हमें आपके साथ जोड़नी पड़ी। यानी कि संश्लिष्ट विभक्ति क्या होती है? जो सर्वनाम के साथ प्रयुक्त हो, और बाकी यानी कि जो संज्ञा के साथ प्रयुक्त होती है वो विश्लिष्ट विभक्ति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं। आज 15 प्रश्न है, पहला दिन है, और पहली क्लास के साथ मैं 15 प्रश्नों को बड़ा अच्छे से व्याख्यात्मक तौर पर आपको समझाने का प्रयास करूंगा। चलिए देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूहवाचक प्रत्यय है? यानी कि ये जो लिखा हुआ है, ये गण लिखा है, वर्ग लिखा है, लोग लिखा है, ये सभी क्या है? समूहवाचक प्रत्यय है। प्रत्यय यानी कि ये शब्द जब भी किसी के पीछे जुड़ जाते हैं तो ये एक बहुवचन के रूप का निर्माण करते हैं। जैसे छात्रगण, अधिकारी वर्ग, आप लोग, यानी कि ये सभी क्या है? वैसे तो ये सब बहुवचन है। बहुवचन के लिए मैं आपको बता दूं कि गण, लोग, दर्शन, बाल, ये सभी पहले से ही आशीर्वाद, क्या? आशीर्वाद,
तो ये सभी क्या है, हस्ताक्षर, ये पहले से ही बहुवचन रहते हैं। और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो प्रत्यय के रूप में कार्य करते हैं, जैसे कि ये जो लिखे हुए हैं, गण है, वर्ग है, लोग है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। इनमें से ये सभी क्या है, समूहवाचक प्रत्यय है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम आगे। और आगे हमारा प्रश्न क्या कह रहा है ये भी देखते हैं कि निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा का अर्थ क्या है, नाम। सीधा सीधा जानिए आप, नाम। और ऐसा नाम जो किसी विशेष विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान, वस्तु, व्यक्ति या कहें स्थान का बोध कराए। ऐसा नाम जो किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध कराएगा, वो व्यक्तिवाचक कहलाता है। अब आप देख सकते हैं राजस्थान, अगर हम केवल राज्य कहें राज्य, तो वो व्यक्तिवाचक नहीं होगा, वो जातिवाचक हो जाएगा। ठीक, कैसा हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर मैं राजस्थान की बात करूं, ये एक विशेष स्थान है राजस्थान। चेतन किसी व्यक्ति का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक हो गया। किताब, किताब व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, किताब। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि किताब की जगह अगर हम किसी का नाम रख देते कि ये एक गोदान उपन्यास है, गोदान है ना, ये रंगभूमि है, ये कर्मभूमि है, इस प्रकार के अगर उपन्यासों का नाम ले देते तो वो किताब कैसी रहती। अगर हम कह दें कि ये क्या नाम है उसका, कुमार विश्वास की किताब है ना, तो कुमार विश्वास की किताब एक विशेष व्यक्ति का हो गया ना, तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ किताब से हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं हो पा रहा है, बोध नहीं हो पा रहा है कि ये किसके लिए शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए प्रयोग ना होते हुए किसके लिए है, एक जातिवाचक के लिए प्रयुक्त है। किसके लिए, संपूर्ण किताब, जितनी भी किताबें हैं, इन संपूर्ण किताबों के लिए इस किताब शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, अव्यय या अविकारी शब्द का एक भेद है। चलिए, मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया था कि प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद में मैंने आपको बताया था कि प्रयोग का आधार और इस आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। और दोनों प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो है कौन सा, एक तो है विकारी यानी कि जो परिवर्तित हो जाते हैं, और एक है अविकारी यानी कि इनको अव्यय भी कहा जाता है। कौन सा, अव्यय। यहाँ पर प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, स्लैश डालना भूल गए, स्लैश। ठीक है, तो अव्यय या अविकारी शब्द का एक भेद है। तो विकारी के भेद होते हैं चार, जिनमें आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। क्रिया जो कि नहीं लिखा गया है, लिख दे रहा हूं मैं। इसके अलावा अव्यय या अविकारी में आते हैं चार, इनके भी चार भेद होते हैं, जिनमें एक लिखा हुआ है, ये देखिए आप, क्रिया विशेषण। इसके बाद दो और भी है, जैसे कि संबंध बोधक, संबंध बोधक, ठीक है, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। जब भी हमें मौका मिलेगा अभी डिटेल पढ़ने का, ठीक है, और विस्मयादि, तब हम इनकी बहुत ही अच्छे से डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, विस्मयादि बोधक। ठीक, तो इस प्रकार से यानी अव्यय का भेद है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्रिया विशेषण एक अव्यय का भेद है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम आगे और अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन है, मिठाई, लड़ाई, चढ़ाई और उतराई, इन सभी शब्दों में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, एक प्रत्यय जुड़ा है आई। तो आप देख सकते हैं कि उतराना एक क्रिया है और क्रिया में जुड़ा है प्रत्यय कौन सा, आई। तो इस प्रत्यय से ये बन गई भाववाचक संज्ञा। चढ़ाई, कहते हैं चढ़ाई तो बहुत ऊंची है यार, कैसे चढ़ पाएंगे, चढ़ाई है ना। अगर कमरे में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं और बाहर से एकदम आवाज आने लगती है बहुत जोर शोर वाली, तो हम कहते हैं यार शायद बाहर लड़ाई हो रही है ना। तो महसूस जब होता है, महसूस, भाव हमेशा क्या किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ऐसा नाम जो महसूस किया जाए, समझ रहे हो, वो कहलाता है भाववाचक संज्ञा। लेकिन मिठाई ये तो खाने के लिए है, मीठा विशेषण जरूर है, लेकिन जब भी इसको भाववाचक बनाएंगे तो आस प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या बनेगा इसमें, इसमें बनेगा मिठास, क्योंकि अगर मीठा है तो इसका भाव क्या है कि वो मीठा है, यानी कि मिठास है उसकी।
मिठाई तो एक पर्टिकुलर हो गई कि आप किसी प्रकार की मिठाई खा रहे हैं, छेना खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, बर्फी खा रहे हैं ना, तो ये द्रव्यवाचक के अंतर्गत आएगी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। यानी कि हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है मिठाई। ये हमारा आंसर है क्योंकि ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो और आज का हमारा अंतिम प्रश्न देख सकते हैं कि वे शब्द जिनके सार्थक खंड संभव हैं कहलाते हैं। देखिए ये प्रश्न दूसरे तरीके से भी आ सकता है। वे शब्द जो स्वतंत्र सत्ता धारण करते हैं, जो क्या करते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण करते हैं, इस प्रकार से भी आता है, धारण करते हैं। यानी कि इसका अर्थ ये है कि जब भी इनके हम खंड करते हैं, खंड, तो इनके अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं यौगिक शब्द। आप देख सकते हैं योग और एक, वैसे ही नाम से समझ में आ रहा है, योग प्लस एक, है ना, तो यौगिक क्या बन गया? यौगिक, यानी कि जुड़ने पर बना। यानी कि वे शब्द जिनके अगर हम खंड करेंगे अलग अलग, तो जैसे मैं लिखूं यहाँ पर शिव और प्लस आलय, तो क्या हो जाएगा? शिवालय। तो ये शब्द है यौगिक। क्या है? यौगिक शब्द है, यानी कि खंड करें तो अर्थ मिल जाए, समझ रहे हो? दोनों के अर्थ मिल जाएंगे तो वो हो जाएगा यौगिक शब्द। योगरूढ़ के लिए मैं बात करूं तो ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड तो होंगे, लेकिन यहाँ जो शब्द आएगा वो किसी तीसरे के लिए उसका बोध कराता है। जैसे मैं लिखूं जल और प्लस ज, यानी जल से जन्म लेने वाला शब्द बन गया क्या? जलज। लेकिन ये जलज किसके लिए है? कमल के लिए है। तो वे शब्द जिनके सार्थक खंड संभव होते हुए भी किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते। देखिए अब ये रूढ़ हो गया। कैसा हो गया? रूढ़। अब इसके अगर हम खंड करेंगे तो सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये हो गया रूढ़ शब्द, ये हो गया यौगिक शब्द, सॉरी ये है योग रूढ़। कैसा है? योग रूढ़। और रूढ़ के अर्थ सार्थक खंड नहीं होते हैं, स्वतंत्र सत्ता धारण नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है, डाउट है, तो डाउट पूछना ना भूलिएगा, क्योंकि डाउट के लिए ही मैं यहाँ पर मेहनत करूंगा और करवाऊंगा भी, क्योंकि ये हमारी सफलता में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है तो आपके लिए ये नंबर प्रदर्शित है, तो इस नंबर पर आप अपना नाम और सिटी का नाम भेज सकते हैं, प्लस अपना प्रश्न भेज सकते हैं और हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं कि सर इसका इस प्रकार से कैसे इसका आंसर सही हो सकता है। ठीक है ना? चलिए, धन्यवाद। जय माता दी।